मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो फिजिक्स और मैथ की तो हम लोग क्लास ले ही रहे हैं। आज से हम लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए, केमिस्ट्री जो होल हमारी केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री में हमारे केमिकल रिएक्शंस ही है, ठीक है। सारी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से ही कंसर्न होती है केमिस्ट्री। उसमें हमने ये जोड़ दिया है कि काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है कि मूवमेंट, कोई भी चीज़ कैसे मूव करती है, ठीक है। काइनेटिक्स का मीनिंग जो होता है वो होता है मूवमेंट, ठीक है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं काइनेटिक्स, काइनेटिक इक्वेशन, मोशन पढ़ते हैं ना, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ये सारी इक्वेशंस काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसी से हम काइनेटिक्स केमिकल्स मतलब केमिस्ट्री में हम लोग काइनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में काइनेटिक्स में पहुंचने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि एक एग्जांपल है कि हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हो गया, मतलब वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये जो फूड जो हमारा ख़राब हुआ है, इसके पीछे 3 रीजंस हम लोग ढूंढते हैं। ज़्यादातर मेन लोग 3 रीजन होते हैं, जो केमिस्ट या ज़्यादा जो डॉक्टर्स हो गए, 3 मोस्ट रीजंस होते हैं इसके पीछे। सबसे पहला रीज़न है, जैसे सबसे पहले हम लोग ये देखिए केमिकल्स, ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल से केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स से मूवमेंट, ठीक है। तो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन मूव कर रहा है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, उसी को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने जो लिया था वो ये लिया था, एग्जाम्पल जो लिया था वो लिया था फूड स्पॉइल का, ठीक है। मतलब हमारा खाना जो है वो खराब हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग 3 जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं, 3 factors we used to search, ठीक है। कौन कौन से 3 फैक्टर्स है जो हम लोग सर्च करेंगे इसमें? सबसे पहला फैक्टर होगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन है फूड स्पॉइलिंग का, क्या ये फीजेबल है, फीजेबल मतलब क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फीजिबिलिटी की बात करते हैं। फिजिबिलिटी हम जो लेते हैं, ठीक है, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा, क्या ये रिएक्शन सक्सेसफुल होगा या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम लोग फिजिबिलिटी जानने के लिए हम लोग क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में एक एनर्जी पढ़ते हैं जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन की हमने गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट की और अगर वो गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है अगर वो नेगेटिव आता है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, फीजिबल होता है, ठीक है। सेकंड है इसमें जो फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है कि एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कहां तक हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा कि वो इक्विलिब्रियम को सक्सेस हो जाए, इक्विलिब्रियम के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो एक्सटेंट टू विच रिएक्शन प्रोसीड टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब कहां तक अगर हमारा इक्विलिब्रियम किसी पॉइंट पर है तो उसके कितने करीब हमारा वो केमिकल रिएक्शन पहुंचेगा, ठीक है। तो वो हमारा एक्सटेंट हो गया।
तीसरा जो है हमारा, वो जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो है स्पीड ऑफ रिएक्शन। दैट इज rate of reaction to reach, ठीक है, मतलब कि हमारा जो रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहा है वो किस रेट से प्रोसीड कर रहा है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये तीन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं। किसी भी हम केमिकल रिएक्शन में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि केमिकल रिएक्शन ये हुआ कैसे, सबसे पहले हमारा कि क्या ये केमिकल रिएक्शन फीजिबल होगा, ठीक है। दूसरा कि कहां तक वो इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा, एक्सटेंट टू व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड टू रीच इक्विलिब्रियम। तीसरा है हमारा कि स्पीड क्या होगी रिएक्शन की, या रेट क्या होगा रिएक्शन का इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, ओके। सो केमिकल काइनेटिक्स हमारा इससे रिलेटेड है। ये दो हमारे क्या करते हैं, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, फिजिबिलिटी वाला, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ओके। ये वाला जो है सेकंड वाला, ये हम लोग कितने पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं क्लास 11 पर। केमिकल इक्विलिब्रियम की दोनों क्लास 11 में हम लोग कवर कर चुके हैं। जो हमारा ये थर्ड वाला है ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने पीछे हमने 3 फैक्टर्स देख चुके थे केमिकल रिएक्शंस में कौन से 3 फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो फिजिबिलिटी और एक्सटेंट था वो हम लोग क्लास 11th में फिजिबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स और एक्सटेंट केमिकल इक्विलिब्रियम में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड फैक्टर था उसके लिए केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करेंगे, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है हमारी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the rate of reactions, ठीक है। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो हमें रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में डील करती है, ठीक है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारी सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस ही नहीं बताती बल्कि ये भी बताती है कि किन कंडीशन से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अल्टर्ड होता है, मतलब किन कंडीशंस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर हम उनको चेंज करें तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। तो इट not only tells about the rate of reaction but also tells about the conditions to which the rate of reaction depends। किन कंडीशंस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है ये भी हमें केमिकल काइनेटिक्स से ही पता चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे हम लोग लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, कैसे हम लोग एंटर करेंगे उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कोई 2 रिएक्टेंट्स हैं R1 प्लस R2, ये हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं P, ठीक है, ठीक। तो आप देखिए इनको हम लोग इनके कंसंट्रेशन से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पूछते हैं,
ठीक है, हमें इनका कंसेंट्रेशन पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स का दोनों का क्या क्या कंसेंट्रेशन था, किस पॉइंट पर उनका कंसेंट्रेशन, कितने टाइम के बाद उनका क्या कंसेंट्रेशन चेंज हुआ। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब इन दोनों के कंसेंट्रेशन चेंज होंगे जब तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमारा कंसेंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होगा प्रोडक्ट वैसे वैसे हमारा ऑब्टेन होता जाएगा। कंसेंट्रेशंस का जो रिएक्टेंट्स का जो हमारा कंसेंट्रेशन होगा वो लगातार डिक्रीज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी चीज हमारी इधर रिएक्टेंट्स में मान लिया कोई चीज है, ठीक है, मान लिया कि हमारा इसमें हम H2 प्लस O2 लेते हैं। ठीक है, H2 प्लस O2 जब हम लेते हैं तो हमारा क्या मिलता है, हमें H2O। ठीक है, 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इसका कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो लगातार डिक्रीज होता रहता है और उतने ही सेम रेशियो में हमारा H2O का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग रेट बोलते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हम लोग कैसे बात करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट्स हो गया, इधर प्रोडक्ट हो गया। अगर हम इन सिंपल बोलना चाहें, इन दोनों को कंबाइन कर दें एक रिएक्शन में, तो दैट इज R हो जाएगा और इधर हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट P। ठीक है, सिंपल हमने एक में R से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे इधर साइड में हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, रिएक्टेंट्स, और इधर हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम किसी रिएक्शन का अगर हम रेट बोले, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए जब कभी भी रेट की बात आती है, रेट की बात आती है तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या होता है, टाइम होना चाहिए। ठीक है, जब रेट की बात आती है तो डिनोमिनेटर हमेशा टाइम होता है। अब यहाँ पर रिएक्शन के रेट की बात कर रहे हैं कि रिएक्शन हमारा किस रेट से प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। अगर हम सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस की बात करें, ठीक है, या लिक्विड्स की बात करें, तो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो उस गैसेस में हमारा पार्शियल फ्रैक्चर्स होता है, उनके प्रेशर्स होते हैं ना, पार्शियल प्रेशर्स, वो उनके मेन उनके, जैसे कि यहाँ पे लिक्विड्स में कंसंट्रेशन होगा, उसी सेम वे में हमारा उधर गैसेस में पार्शियल ये होते हैं, प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लोग बोलते हैं वो बोलते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, मतलब कितने टाइम में उसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ। ठीक है, तो उससे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं हम कि R1 जो था हमारा, ठीक है, जो हमारा R1 था रिएक्टेंट्स का एक कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। कंसंट्रेशन को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिनोट करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। कि मान लिया अगर हमें बताना है कि R1 का कंसंट्रेशन क्या है, तो उसको हम लोग कैसे कैसे डिनोट करेंगे कि R1 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिनोट करेंगे, जैसे कि R1। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर R1 लिख देंगे। ये हमारा मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम t1। ठीक है, मतलब कोई टाइम है t1, उससे हमारा कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स का वो हम लोग R1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा R2 जो है हमारा वो क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का इस टाइम पे T2 पे। ठीक है, किसी T2 टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट्स का, R2। ठीक है, अगर हम अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ अ रिएक्शन,
ठीक है। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होता है हम दो फैक्टर से दे सकते हैं। क्यों, कैसे दे सकते हैं? देखिए, हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होता रहता है। तो दो में दे सकते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ अ रिएक्शन हो गया हमारा रेट ऑफ इक्वल्स टू हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट्स खत्म होंगे, उनका किस रेट से वो लोग खत्म हो रहे हैं रिएक्टेंट्स, उनका डिसअपीयरेंस, और यही हमारा इक्वल किसके होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि हमारे रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन हमेशा घटता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता जाएगा सेम प्रोपोर्शन में, तो इसीलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों ही हमारे सेम होंगे, सेम उसमें होंगे, इक्वल होंगे, और वही हमारा इक्वल किसके होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। ओके, ये देखिए रेट ऑफ हमारा रिएक्शन में पता है किसी t1 टाइम पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन, इसका रिएक्टेंट्स का R1 है, और R2 हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का एट टाइम t, ठीक है। तो अगर हम अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टाइम क्यों हमारा यहाँ पे नेगेटिव क्यों आएगा, नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि डिसअपीयरेंस हो रहा, मतलब वो डिक्रीज हो रहा उनका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो रेट उनका डिक्रीजिंग में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्योंकि जब कभी हम चेंज निकालते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हम चेंज ही लिखने वाले हैं ना, डेल्टा आर, कि कितना हमारा चेंज हुआ डिवाइडेड बाई डेल्टा टाइम टी, ये तो होगा हमारा कितना रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, कितने टाइम में चेंज हुआ, और नेगेटिव क्या हो रहा है, क्योंकि इसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो हमेशा डिक्रीज हो रहा है या डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। इसलिए नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन, क्योंकि जब कभी हम चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा आर इक्वल्स टू हो जाएगा R2, हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, रेट हो गया किसी रिएक्शन का, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो प्रोडक्ट को भी हम लोग उसी सेम में लिख देंगे कि P1 कंसंट्रेशन हमारा होगा प्रोडक्ट का किसी टाइम T1 पे, और P2 कंसंट्रेशन होगा किसी टाइम T2 पे, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसमें हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है, अपीयर होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसमें नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, सीधा लिख देंगे P2 माइनस P1 और अपॉन में T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ ए रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम रेट की अगर हम वो लिखना चाहें यूनिट, तो यूनिट क्या होगी रेट की वो देख लेते हैं। देखिए यूनिट कैसे हम निकालेंगे, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। जो मोलैरिटी की होती है वही हमारी कंसंट्रेशन की होती है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हमारे, तो वो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो इसकी क्या हो गई, कंसंट्रेशन की क्या होगी हमारी, मोल अपॉन में लीटर, ये हो गया कंसंट्रेशन। टाइम की क्या होती है, सेकेंड्स, तो अपॉन में क्या आ गया, और सेकेंड्स, ठीक है। तो ये इधर हो गया, तो ये आ गया हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ गया, या सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा यूनिट आ गया, ओके। तो यूनिट हमारा क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जो एक्सप्रेशन हो गया वो ये हो गया कि हमारा ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ये आपको पता होगा ना, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन ले रहे हैं। अब देखिए पॉजिटिव कैसे बनेगा ये, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये R2 वाला हमारा कम होगा R1 से, क्योंकि रिएक्शन का रेट कम हो रहा है। तो R2 वाला R1 से जब कम होगा तो हम क्या कर रहे हैं, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो जब यहाँ पर माइनस आएगा और ये बाहर माइनस है तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे वाला टाइम तो T2 ज्यादा ही होगा,
T1 से, क्योंकि टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम कभी स्टॉप नहीं होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ओवरऑल हम पॉजिटिव बना लेते हैं, यहाँ पे साइन नेगेटिव देते हैं। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि कंसंट्रेशन है हमारा वो डिक्रीज कर रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ, दिस नेगेटिव साइन tells about the decreasing concentration of reactants, ठीक है। ठीक, तो ये नेगेटिव साइन जो है हमारा, ये क्या बता रहा है कि किस तरीके से हमारा इसका रिएक्टेंट्स के हमारा क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेज रेट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने देख लिया। एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट, दो टाइप्स के हमारे रेट होते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। देखिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये नीचे हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, ठीक, और इधर वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, कोई भी हम एक रिएक्टेंट ले लेते हैं, उसका कंसंट्रेशन आर, ठीक है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वाई एक्सिस का है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस का है। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे टाइम इंटरवल्स हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे मान लिया हमारा, अगर हम इसको सेकेंड्स में लें, टाइम को सेकेंड्स में, सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं कितना, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, ओके। और हम इधर वाई एक्स पे कंसंट्रेशंस ले लेते हैं। कंसंट्रेशन हमारे की इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट हमारी मोल पर लीटर होगी। यहाँ पे इसका डिफरेंट का कंसंट्रेशन हम लोग ले लेते हैं 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.1, ठीक है। ये इसका डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता है, वैसे वैसे हमारा रिएक्शन का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का सॉरी, वो डिक्रीज होता है। हम अज्यूम करते हैं कि जब हमारा जो हमारा टाइम था इनिशियल, जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो उस वक्त हम टाइम की इक्वल टू 0 लेते हैं, जहाँ से हम लोग स्टार्ट, तो ये टाइम इक्वल टू 0 है। यहाँ से जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो हमारा इनिशियल जो कंसंट्रेशन था वो पॉइंट, ये था 0.12, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग इससे और आगे बढ़े, ठीक है, तो इससे और आगे बढ़ने पे जो हमारा कंसंट्रेशन हो गया वो कितना हो गया, ये 0.1, 100 में कितना हो गया, 0.1। उससे और आगे बढ़े, फिर यहाँ कहीं पे आएगा 0.8 पे 0.200, फिर और आगे यहाँ पे, फिर और आगे यहाँ पे, फिर यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से तो हमारा कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम इसको ज्वाइन करें सारी पॉइंट्स को, ठीक है,
एक ये लाइन आएगी इनवर्स में आएगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। डिफरेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, ये है कहीं पे ये 200 पे ये है, 500 पे ये है, 400 पे ये है, 500 पे ये है, 600 पे यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, ये वाले ये जो पॉइंट्स हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड पे, ठीक है। तो अब देखिए इन पॉइंट्स पे तो हमें पता है कि हमने अगर बोला कि 0 से 100 तक, 0 से 100 यहाँ नहीं होगा 100, ये है, ठीक है। तो 0 से 100 तक जो हमारा चेंज आया है कंसंट्रेशन में, इसके अलाउंग ग्राफ के अलाउंग, ये तो हमें पता है, जो कि हम कैसे निकालते हैं, सिंपल रेट से जो निकालते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस टाइम्स ऑफ रेट चेंज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे कितना ले लेंगे, 0 से 100 देते हैं, 100 माइनस 0 दैट इज 100 हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन आर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 100, 100 कौन सा होगा, 100 माइनस 0। ठीक है, दूसरी चीज, तो ये जो हमारे ये रेट जो आया, ये जो हम सिंपल हम जो हमें दे रखा होता है, जो पॉइंट्स हमें दे रखे होते हैं क्वेश्चन में, उससे जो हम लोग रेट निकालते हैं वो हमारा रेट होता है एवरेज रेट। एवरेज, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे क्वेश्चंस में पॉइंट दे रखे होते हैं, जैसे कि मान लिया इनिशियली हमारा कुछ कंसंट्रेशन दे रखा है रिएक्टेंट्स का, कुछ टाइम बाद मान लिया एक पॉइंट दिया, जैसे कि 50 सेकंड्स पे हमारा कुछ कंडीशन दे रखा है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का, उसके बाद नेक्स्ट 100 सेकंड्स पे कुछ कंसंट्रेशन दे रखा है रिएक्टेंट्स का, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में दे रखे हैं। उससे हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, जब ऐसा ग्राफ आएगा हमारा y = 1/x वाला ग्राफ जो आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का लगातार डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो हमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तो मान लिया कि हमें पूछा है कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, पार्टिकुलर टाइम मतलब बोला कि हमें किसी पार्टिकुलर टाइम, मान लिया यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग P डिनोट कर देते हैं कि P पॉइंट पे टाइम हमें बोल दिया कि 250 सेकेंड्स पे हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन बता के दिखाइए। ठीक है, उस केस में क्या होगा, हमें ये चीज पता है कि हम 200 से 300 वाले जो हमारा ये गैप है, इसमें जो हमारा रेट जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, जो हम कैसे देते हैं, एवरेज रेट के थ्रू देते हैं। एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, रेट इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय जो टाइम हमारा यहाँ पे गैप है 300 से 300 माइनस 200 दैट इज 100। ठीक है, तो उसके लिए ये तो हमारा एवरेज रेट हो गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ये होता है कि ऐसे एक पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग कैसे रेट निकालेंगे। पार्टिकुलर टाइम के लिए जो हम लोग निकालते हैं ना, जैसे कि मान लिया इसने पूछ दिया कि पी पॉइंट जो कि हमारा कहाँ पे आ रहा है, 250 पे आ रहा है, 250 सेकंड्स पे आ रहा है, तो उस पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ग्राफ जो होता है उस पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, तो जस्ट इसको छुल के जाएगा। ठीक है, उस टेंजेंट पे क्या करते हैं, जो डिफरेंट पॉइंट, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं टेंजेंट पे, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो इसके डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, ये डाउनवर्ड पे आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस पे आ गया। ठीक है, तो ये जो आया जो स्मॉल चेंज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको dt बोलेंगे, स्मॉल हमने लिया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, dr। ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट की जो हम लोग बात कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो हमारा क्या होता है, किसी हम पार्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं, जो कि अगर कोई हमारा एक टाइम इंटरवल दे रखा है 200 से 300, तो अगर हम उस टाइम इंटरवल के लिए ओवरऑल 200 से 300 के लिए अगर हम कोई रेट निकालते हैं, तो वो कहलाता है हमारा एवरेज रेट।
लेकिन अगर हमको इस दोनों जो हमें टाइम इंटरवल इसके मिडिल, मतलब मिडिल में हो या किसी और पॉइंट हो, बीच में अगर कहीं पे कोई एक और टाइम दे दिया जाए कि मान लिया टाइम t इक्वल टू 220 में हम लोग 220 सेकंड्स पे अगर हम लोगों को कोई रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा नेगेटिव टाइम्स ऑफ d ऑफ r चेंज इन d क्या हो गया हमारा, जैसे कि हमारा डेल्टा था ना, वहां पे सेम केस में हमारा यहाँ पे d होगा। d हमारा किस लिए यूज करते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय dt चेंज इन टाइम, तो ये हमारा क्या होगा, रेट ऑफ अ रिएक्शन। ओके, अब जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि रेट ऑफ अ रिएक्शन अगर सिंपल हमें दे रखी है R टू P, अगर हमें दे रखा है सिंपल दे रखा है कि R रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, ये तो हमारा सिंपल था कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे देते थे, रेट इक्वल टू देते थे हम लोग माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, अगर मान लिया हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो हमारी एक्सप्रेशन दे रखी हो, जो इक्वेशन होती है केमिकल इक्वेशन, अगर उसमें हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हम लोग उसके आगे जो लगे होते हैं किसी भी कंसंट्रेशन के आगे, जैसे कि इक्वेशन हम लोग जैसे ये लिखते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2 इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H2। ठीक है, तो इसमें जो हमारे ये जो रिएक्शन, ये जो कोएफिशिएंट्स लगे हुए हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन थी, ये हमारी एक्सप्रेशन थी जब हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसमें ना हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा ये वाला रेट होगा। लेकिन अगर हमारे केमिकल जो इक्वेशन है रिएक्शन की, अगर उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो गए, उस केस में हम लोग रेट क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, उससे सिर्फ उस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर हम इसको रिएक्टेंट के टर्म में देखें, जैसे कि माइनस टाइम्स ऑफ, अगर हम कंसंट्रेशन H2 करें तो यहाँ पे हमें डेल्टा H2 लेना पड़ेगा, डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। रिएक्टेंट्स O2 के लिए अगर हमारा हम देखें तो रिएक्टेंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T विच इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट की साइड अगर हम देखें प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, ये हमारा तब होगा जब हमारा इस पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दे रखे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जैसे कि यहाँ से हम लोग 1/2 से करेंगे क्योंकि ये 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसी को मुझे नहीं छेड़ना है, यहाँ पे हमारा कितना है 2 है तो इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जब हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं इक्वेशन में, तो हम लोग इस तरीके से उसका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसमें जब कभी हम लोग गैसेस के बारे में करते हैं ना, तो यहाँ पे जो ये हमारा ये वाला जो कंसंट्रेशन हमें दे रखा है, ये कंसंट्रेशन गैसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं फॉर गैसेस। वी यूज पार्शियल फ्रैक्शंस instead of concentration। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की जगह पे, जैसे कंसंट्रेशन हम लोग किस में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हमारी गैसेज है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्चर्स यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्चर्स। ओके, एग्जांपल जो मैंने ले लिया है गैस का एग्जांपल ले लिया है वाला S2 वाला प्लस O2 प्लस S2, यहाँ पे हमारा ये लिक्विड है। ठीक है, ये वाला हमारा H+ होता है, ये लिक्विड है, तो ये वाली दोनों ही गैसेज है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये वाले जो है ना हमारा ये H2 को हम जो ले रहे हैं, ये हमारा दोनों पार्शियल फ्रैक्शंस है
और ये वाला जो हमारा ये हमारा क्या है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे दोनों पार्शियल प्रेशर्स है, पार्शियल प्रेशर्स, ये हमारे क्या है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है फॉर द रिएक्शन R2P, क्वेश्चन हमारा 4.1, for the reaction R2P the concentration of a reactant changes from 0.03 molarity to 0.02 molarity, ठीक है। और टाइम दे रखा है 25 मिनट्स, ठीक है। जो कंसंट्रेशन जो हमारा चेंज हो रहा है इसका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन हमारा डेल्टा जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर, ठीक है। और जो हमें इन लोगों ने टाइम दे रखा वो दे रखा है 25 मिनट्स। डेल्टा टी कितना दे रखा है 25 मिनट्स, ठीक। हमें क्या बताना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है यूजिंग टाइम और यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड, मतलब मिनट्स में बताना है टाइम्स और सेकंड में बताना है, ठीक है। तो 25 मिनट्स हमारे कितने सेकंड्स हो गए 25 into 60 कितना हो जाएगा 6 5 30 0 6 12 और 3 हो गया 1500 सेकंड्स, ठीक है। अब देखिए हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट of a reaction, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा क्योंकि हमें रिएक्टेंट का दे रखा है तो माइनस टाइम्स ऑफ R2 रिएक्शन का रेट एट टाइम T2, ये हमें जो टाइम दे रखा है चेंज पूरा दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये हमें क्या दे रखा है इस कंसंट्रेशन से इतना कंसंट्रेशन हो गया, दैट इज R2 हमारा 0.02 है और R1 हमारा 0.03 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.02 माइनस टाइम्स ऑफ 0.03 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले मिनट्स में कर लेते हैं 25 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए 0.02 में से 0.03 जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 0.01 आएगा, ठीक है। और माइनस का 0.01 यहाँ आया और माइनस ही है, क्या हो गया हमारा पॉजिटिव का। तो इसीलिए मैंने इससे पीछे तो बोला था ना कि नेगेटिव साइन हम लोग क्यों लगाते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ जाए, इसीलिए हम लोग इस यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये हो गया 0.01 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 raised to the power -2, ठीक। दूसरी चीज इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई कितना हो गया 25, ठीक। अब देखिए अगर हम ऊपर क्या करें 10 raised to the power -2 से मल्टीप्लाई करें और 10 raised to the power 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, जब ओवरऑल करेंगे 10 पावर 0 आ जाएगा, दैट इज 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 पावर, अगर हम 2 को और हम देखें तो ये कितना होता है 100/25 और इनटू 10 raised to the power -2 दैट इज -4। तो 25 को 4 टाइम्स कैंसिल करो इसको तो ये आ गया हमारा 4 × 10 raised to the power -4 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मिनट्स यूज किया था, ठीक है। अब हम लोग सेकंड्स यूज करते हैं, जो दूसरे उन्होंने बोला ना सेकंड्स के लिए वो कितना हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 1500 सेकंड्स, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको 100 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 1500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा 1/15 × 10 raised to the power -4। इसको हम लोग क्या करें एक और 100 ले लेते हैं तो ये हो गया 100, ये हो गया × 10 raised to the power -6 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो 15 को अगर हम 6 से करें 15 6 90
पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, फिर 15,690, तो ये तुम्हारा 6.67 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड्स में भी आ गया, मिनट में भी हमने कर दिया। ठीक है, गाइस ये था 4.1। हम लोग नेक्स्ट 4.2 देखते हैं। सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल एक्सप्रेशन देखना था, लैंग्वेज थी उसको समझना था। ठीक है, 4.2 में भी कुछ भी नहीं है, उसमें भी सिर्फ क्या किया है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें ऐड कर दिया है। इसमें नहीं था, उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, 2A फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब हमारा 2 टाइम्स की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर्म क्या करना है, प्रोडक्ट्स फॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ दे रखा है कि जो कंसंट्रेशन है ए का हमारा कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है 0.5 मोलर से टू 0.4 मोलर, 0.5 मोलर टू 0.4 मोलर। ठीक है, कितने टाइम में, डेल्टा टी जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 into 60 that is 600 सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल दिया, इन्होंने क्या पूछा, रेट पूछा है। रेट क्या होगा, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव टाइम की कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से भी दे सकते हैं, या फिर पॉजिटिव टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। ये नेगेटिव ये शो कर रहा है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स है उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव प्रोडक्ट में ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव जो हमारे कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स का वो हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दोनों का भी दे सकते हैं। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं दे रखा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज दे रखा है कि 0.5 से 0.4 चेंज हो रहा है। कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 10 मिनट दैट इज 600 सेकंड्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी इसमें आ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस का, और कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय कितना, 600। ठीक है, 600 सेकेंड। ये कितना आ गया, 0.1 नेगेटिव का आएगा, ये पॉजिटिव का हो गया, तो कितना हो गया, 0.1 अपॉन 2 into 6। ठीक है, अब देखो ये दो जीरो जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻²। तो ये कितना है, 0.1 इंटू डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 into 6। ठीक है, ये 10⁻², इसमें अगर 10⁻² से मल्टीप्लाई करें, 10⁻² से मल्टीप्लाई करें और 10⁻² से हम लोग क्या करें, डिवाइड करें, कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला 10⁻² जब हम लोग ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 -2 और 10⁻² जो इधर है वो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 0.1 में तो एक जीरो कम हो जाएगा, तब कितना बचेगा, 100, वो सॉरी 10 बचेगा। 100 ये था, 0.1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 बचा, डिवाइड बाय कितना हो गया, 12। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग एक और जीरो लगा सकते हैं, वो कैसे लगाएंगे, इसमें हम क्या करें, 10⁻⁻5 कर दें, एक पॉइंट हमने इधर बढ़ा दिया और इसको हम लोगों ने कितना कर दिया, 100।
अब हम इसका डिवाइड कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा, 12 8 96, ठीक है, 8 टाइम्स 96 पॉइंट लगा के 0 पड़ गया, 40 हो गया, 12 3 जा 36, फिर 4 बचा, फिर 40 हुआ, 8.333 समथिंग आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, सिंपल था, इजी था, बस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें दे दिया था, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशंस देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। तो तब तक आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय गाइस।